द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 में आरंभ हुआ। ये माना जाता है कि हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण ही युद्ध का कारण था, किंतु जैसा कि प्रोफेसर इरगैंग का मानना है कि युद्ध अपने आप में कोई अलग थलग घटना नहीं होती है जो किसी एक व्यक्ति या सरकार के एक कदम से घटित हो जाए। ये उन घटनाओं और कारणों की श्रृंखला का परिणाम होती है जिनकी जड़ें अतीत में रहती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देने वाले कारण इस प्रकार हैं। 1. पेरिस का शांति समझौता 1919 में जब पेरिस का शांति सम्मेलन आरंभ हुआ तो ये विश्वास किया जाता था कि सम्मेलन एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा जो भविष्य में युद्ध की संभावना को पूर्णतः समाप्त करके स्थायी शांति को जन्म देगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अपितु ये कहना अनुचित नहीं होगा कि पेरिस की व्यवस्था ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जमीन तैयार कर दी। इस व्यवस्था ने कई प्रमुख राष्ट्रों को असंतुष्ट एवं नाराज कर दिया। वो इस व्यवस्था को नष्ट करने के लिए कृत संकल्प थे। उनका ये संकल्प ही द्वितीय विश्व युद्ध के मूल में था। पेरिस व्यवस्था का केंद्र बिंदु वर्साय की संधि थी। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जर्मनी को बाध्य किया गया था। इस तरह ये पूरी तरह से थोपी गई संधि थी। इतिहासकार हेज का मानना है कि वर्साय संधि की शर्तें वास्तव में कठोर थीं। यूरोप में जर्मनी को बड़ा भूभाग और जनसंख्या को खोना पड़ा। उसका संपूर्ण साम्राज्य छीन लिया गया। उसको भारी क्षतिपूर्ति के लिए रहन गिरवी बना दिया गया। उसको निशस्त्र कर दिया गया और सबसे बढ़कर युद्ध अपराध को स्वीकार करना पड़ा। इस परिस्थिति में कोई आश्चर्य नहीं कि जर्मनी वर्साय संधि को राष्ट्रीय शर्म के रूप में देखता था। वो इस संधि को पूर्णतः नष्ट कर देना चाहता था। लैंगसम ने सही लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध में मिली सैन्य पराजय और उसके बाद के अपमान और मोहभंग के चलते जर्मन की जनता बदले की भावना से ग्रस्त थी और इस भावना ने युद्ध के लिए जमीन तैयार की। इटली दूसरा असंतुष्ट राज्य था। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राज्यों की तरफ से शामिल हुआ। ऐसा उसने लंदन की संधि के आधार पर किया था। इस संधि द्वारा इटली से लंबे चौड़े वायदे किए गए थे। युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस सम्मेलन में इटली ने अपने को उपेक्षित महसूस किया। महत्वपूर्ण फैसले लेते समय उसे विश्वास में नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के विरोध के कारण लंदन संधि द्वारा किए गए वायदों को पूर्णतः पूरा नहीं किया गया। अतः पेरिस की संधि व्यवस्था से इटली असंतुष्ट था। वो महसूस करता था कि उसके साथ धोखा किया गया और उसके राष्ट्रीय सम्मान पर चोट की गई। इस भावना ने देश में मुसोलिनी को सत्तारूढ़ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इटालियन फासीवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारक के रूप में कार्य किया। इसी तरह जापान भी पेरिस की व्यवस्था से असंतुष्ट था, क्योंकि उसकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं इस सम्मेलन से पूर्ण नहीं हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि इन तीनों असंतुष्ट शक्तियों ने पेरिस व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए आक्रामक नीति अपनाई और आगे चलकर धुरी शक्तियों का निर्माण किया। 2. राष्ट्र संघ की विफलता। पेरिस शांति सम्मेलन की एक मुख्य उपलब्धि राष्ट्र संघ की स्थापना थी। संघ की स्थापना का उद्देश्य युद्ध रोकना और राष्ट्रों के मध्य विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना था। दुर्भाग्य से राष्ट्र संघ इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में पूर्णतः विफल रहा। राष्ट्र संघ की इस विफलता के लिए बहुधा उसके संविदा की त्रुटियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, किंतु हकीकत ये नहीं है। जैसा कि पॉटर ने लिखा, ये राष्ट्र संघ नहीं अपितु संघ के सदस्य राष्ट्र थे जो असफल रहे। सल्वेमिनी ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन कूटनीतिज्ञों ने संघ का संविदा तैयार किया, उन्हीं ने हर तरह के झूठ, धोखा, कुटिल चाल का इस्तेमाल उस संविदा के सिद्धांत और नियमों के उल्लंघन करने के लिए किया। तथ्य ये है कि संघ का आधार सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत था, किंतु इस सिद्धांत को संघ के सदस्य बड़े राज्यों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। जापान का चीन पर हमला हो या इटली का इथियोपिया पर अथवा जर्मनी का ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर, उनका विरोध करने के स्थान पर संघ एक कमजोर संगठन के रूप में लाचार दर्शक बना रहा। संघ की इस विफलता ने इन राष्ट्रों के हौसले बढ़ाए और उन्हें अधिक आक्रामक बनाकर विश्व युद्ध को जन्म दिया। 3. निशस्त्रीकरण का एक तरफा कदम।
दो विश्व युद्धों के मध्यकाल में युद्ध को रोकने के लिए निशस्त्रीकरण के लिए आधे अधूरे मन से जो प्रयास किए गए, उन्होंने इसका तमाशा बनाकर रख दिया। पेरिस की व्यवस्था ने जर्मनी तथा उसके मित्र राज्यों को पूर्णतः निशस्त्र कर दिया था। उस समय ये आशा की गई थी कि निकट भविष्य में अन्य प्रमुख राष्ट्र भी अपना निशस्त्रीकरण करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। इसके चलते जर्मनी को पुनः शस्त्रीकरण करने के लिए एक जायज आधार मिला। निशस्त्रीकरण न होने पर शस्त्रीकरण तथा शस्त्रीकरण के चलते युद्ध ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी। 4. अधूरी राष्ट्रों की आक्रामक विदेश नीति। जर्मनी, इटली तथा जापान मिलकर धुरी बनाते थे। पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा स्थापित व्यवस्था को भंग करना तीनों का साझा लक्ष्य था। ये तीनों ही राष्ट्र मानते थे कि पेरिस में उनके साथ अन्याय हुआ है। पेरिस शांति सम्मेलन से जो प्राप्त नहीं हुआ, उसे ये राष्ट्र किसी भी तरह प्राप्त करना चाहते थे। इतिहासकार लिप्सन के अनुसार ऐसा करने के लिए उन्होंने जो साधन अपनाए, उनका मूल मंत्र समझौतों का अस्वीकारना तथा बल प्रयोग पर निर्भरता थी। इस दृष्टिकोण की सर्वप्रथम घोषणा मुसोलिनी ने की। दो विश्वों के मध्य संघर्ष समझौते की अनुमति नहीं देता, या तो हम या वो। एक अन्य अवसर पर उसने शांति को सभ्यता तथा मानवता के लिए विपदा कहकर पुकारा। लैंगसम के अनुसार मुसोलिनी ने एक युद्धोन्मत्त रुख अपनाया और इटली में एक विश्व शक्ति के रूप में अपनी स्थिति में विश्वास पैदा किया। जहां तक हिटलर का प्रश्न है, एर्गेंस लिखते हैं कि वो और जर्मन सेवा की सर्वोच्च कमान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्व युद्ध का जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। हिटलर का ये लक्ष्य तृतीय साम्राज्य की स्थापना कर जर्मन नस्ल के सभी लोगों की एकता थी। ये ऐसा लक्ष्य था जिसे युद्ध द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। उधर जापान का बृहत्तर एशिया का स्वप्न भी युद्ध द्वारा ही पूर्ण हो सकता था। पृष्ठ 67। 5. आंग्लो फ्रेंच मतभेद। इंग्लैंड और फ्रांस ने पहला विश्व युद्ध मिलकर लड़ा। पेरिस की शांति व्यवस्था में भी दोनों ने मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, किंतु इसके बाद ही उनके रास्ते अलग अलग हो गए। उनके मतभेदों ने राष्ट्र संघ को असफल बनाने में और धुरी राष्ट्रों की आक्रामक नीति पर रोक लगाने में नाकामी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन दो राष्ट्रों के मध्य मतभेद का एक प्रमुख कारण जर्मनी के प्रति रुख था। ब्रिटेन जर्मनी के प्रति उदार रुख अपनाने का पक्षधर था। वो एक शक्ति के रूप में जर्मनी का पुनरोदय चाहता था, ताकि यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखा जा सके तथा साथ ही ब्रिटेन के आर्थिक एवं व्यापारिक हितों का संवर्धन हो सके। इसके विपरीत फ्रांस जर्मनी को सदा के लिए कमजोर रखना चाहता था, क्योंकि मजबूत जर्मनी उसकी सुरक्षा के लिए सदा खतरा रहेगा। विश्व राजनीति में राष्ट्र संघ की भूमिका और सामूहिक सुरक्षा के सवाल पर भी इन दोनों में मतभेद था। इन मतभेदों ने संघ को कमजोर बनाया और धुरी ताकतों को प्रोत्साहित किया। ये सत्य है कि 1938 से 39 में फ्रांस, ब्रिटेन मतभेद भुलाकर सहयोगी बन गए थे, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 6. ब्रिटेन के तुष्टीकरण की नीति। 1919 से 39 के दौर में ब्रिटेन के द्वारा तुष्टीकरण की विदेश नीति का अनुकरण किया गया। इसका तात्पर्य है कि उसने हमलावर राष्ट्रों का प्रतिरोध करने के स्थान पर उनके सामने झुकने और उनकी मांगों को स्वीकार करना अधिक उचित समझा। संघ की संविदा का उल्लंघन कर की गई आक्रामक कार्यवाहियों पर रोक लगाने का प्रयास करने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी में उनके साथ तालमेल बिठाना ही इस नीति का मूल चरित्र था। ब्रिटेन के द्वारा तुष्टीकरण की ये नीति सोच समझकर अपनाई गई थी। वो मानता था कि शक्तिशाली जर्मनी और इटली न केवल यूरोप में अपितु संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रसार पर रोक लगाने में सहायक सिद्ध होंगे। दूसरे, ब्रिटेन अब भी शक्ति संतुलन की नीति को मानता था और उसके विचार में यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जर्मनी तथा इटली का शक्तिशाली होना जरूरी था। तीसरे, प्रथम युद्ध की विभीषिका से त्रस्त ब्रिटेन की जनता युद्ध के विरुद्ध थी तथा किसी से भी नीतिगत कदम का विरोध करती थी जिससे युद्ध की संभावना हो सकती थी। वो किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं चाहती थी। अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने को अलग रखने की नीति आइसोलेशन का पालन किया जा रहा था। अतः धुरी शक्तियों से युद्ध होने की स्थिति में उससे सहयोग और सहायता की आशा नहीं की जा सकती थी। इस स्थिति में ब्रिटेन को, जो अकेले अपने बल पर धुरी राष्ट्रों का सामना करने की क्षमता नहीं रखता था, इसी में समझदारी दिखाई कि इन राष्ट्रों को तुष्ट किया जाए।
लिप्सन का ये मानना सही है कि पश्चिम के राष्ट्रों ने जर्मनी तथा इटली की शक्ति को जितनी वो थी उससे कहीं अधिक करके आंका और भय की भावना से ग्रस्त होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। लिप्सन लिखते हैं, इस तुष्टीकरण की नीति का कुल जमा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ। 7. अंध तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी, इटली तथा जापान में उग्र एवं अंध राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पृष्ठ 68। यूरोप में इस राष्ट्रवाद के नायक हिटलर और मुसोलिनी थे। उन दोनों ने अपने अपने देशों में जनता की देशभक्ति की भावना को भड़काया और उसे प्रेरित किया कि वे खोए हुए राष्ट्रीय सम्मान को तथा विश्व शक्ति के रूप में अपने दर्जे को पुनः प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च त्याग के लिए तैयार हो जाए। लिप्सन के अनुसार ये उग्र राष्ट्रवाद क्षेत्र विस्तार का भूखा था। उनके लिए अंतर्राष्ट्रीयवाद अर्थहीन था और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन करने के लिए तैयार था। अपनी नस्ल की श्रेष्ठता के दर्शन का प्रचार करते हुए उन्होंने देश की ऊंचाइयों तक को महिमा मंडित किया। अपने शत्रुओं के प्रति नफरत फैलाते हुए उन्होंने युद्ध का गौरवगान किया। वो सदैव युद्ध का जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। उनके विचार में आक्रमण में ही सर्वोत्तम सुरक्षा थी तथा युद्ध एक राष्ट्र के उत्तम स्वास्थ्य का सूचक था। इस उग्र अंध राष्ट्रवाद ने आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिसका तात्पर्य था आर्थिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अंत। इस आर्थिक राष्ट्रवाद की मुख्य पहचान थी अपने व्यापार, बाजार तथा उद्योगों का संरक्षण एवं कच्चे माल के स्रोतों तथा नए बाजारों पर अधिकार पाने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा। इतिहासकार एरगैंग के अनुसार ये प्रतिस्पर्धा द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण थी। वो ये भी लिखते हैं कि पश्चिम के प्रजातांत्रिक देश इस आर्थिक राष्ट्रवाद के मुख्य प्रतिपादक थे। इन देशों का विश्वास राजनीतिक स्वतंत्रता में था, किंतु मुक्त व्यापार में नहीं था। आर्थिक महामंदी ने आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को और उसने अंध एवं उग्र राष्ट्रवाद की भावना को तीव्र कर युद्ध के लिए जमीन तैयार कर दी। 8. विचारधाराओं का टकराव। 1919 से 1939 के दौर में तीन विचारधाराएं अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। विचारधाराओं का यह टकराव उनके मानने वाले राष्ट्रों के मध्य टकराव के रूप में अपने को अभिव्यक्त करता था। ये तीन विचारधाराएं थीं जनवाद, फासीवाद तथा साम्यवाद। पश्चिम के प्रजातंत्र जनवाद की विचारधारा के, जर्मनी तथा इटली फासीवाद के और सोवियत रूस